अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। जिस तरह पहले रोज़ आपने दिलचस्प गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में अपने मेहमानों के साथ देखी, आज ईद के दूसरे रोज़ भी हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ समाजी पहलुओं पर भी बात की जाए, एजुकेशन के हवाले से बात की जाए, मीडिया और सियासत के हवाले से बात की जाए, और ईद के हवाले से तो बात करनी है। तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो जिस गुफ्तगू को हमने कल छोड़ा था आज वहीं से इसको आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, अब अनफॉर्चुनेटली लेफ़्ट की बहुत सी जमातें इसमें जो थीं, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उनके मैनिफेस्टोज थे, हर चीज़ ठीक थी, वर्किंग क्लास से लोग कम्पीट कर रहे थे, वोट नहीं देते पाकिस्तान के लोग, वाई? आई थिंक बाएं बाजू के हवाले से लोगों की परसेप्शन ये है कि जब माशी को प्रॉब्लम होता है तो वो बाएं बाजू के पास ही आते हैं कि सर ये हल कर दें हमारे साथ वगैरह। ट्रेड यूनियंस में फॉर एग्जांपल बाएं बाजू बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मगर पब्लिक जो है वो ये देखती है कि एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अभी तक बाएं बाजू को नहीं देखती। बिकॉज उसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए आपको। आई मीन पॉलिटिक्स जैसा बिजनेस होता है ना, बिजनेस में पैसे से आप पैसा बनाते हैं। पॉलिटिक्स भी एक इसी किस्म की गेम है कि उसमें जब आपके पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है उसी से आप मजीद स्ट्रेंथ बनाते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ ही इतनी सी है, थोड़ी सी है, छोटी सी है, क्योंकि आपको ओवर हिस्ट्री जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, आपको बिल्कुल साइड लाइन मार्जिनलाइज किया है, आपको बैन रखा है थ्रू आउट, तो आपके पास स्ट्रेंथ ही इतनी है, तो फिर लोग कहते हैं बंदे दे बड़े चंगे ने मगर कर कुछ नहीं सकते। ये मेन इशू है एक्चुअली। ये नहीं है कि लोग कहते हैं लेफ्ट के लोग अच्छे नहीं है, लोग कहते हैं लेफ्ट के लोग बड़े अच्छे हैं, मगर कहते हैं बंदे बड़े थोड़े ने, मजबूत नहीं है, ताकतवर नहीं है, ताकत के पीछे जाते हैं लोग। तो इसमें कोई पॉपुलिस्ट फिगर फिर होना चाहिए जो कि टिकटॉक पे रील्स बस इन्होंने अब एडवाइस की है ना, कोई ललकारूंगा मैं किसी को, ये दसना क्यों ललकारिए। ये टैक्टिक आप अडॉप्ट क्यों नहीं करते लेफ्ट के लोग ज्यादा? देखो ना, फिर हम भी वो अच्छा सवाल है, इट्स अ कैच 22 ना, क्योंकि देखें अभी पूरा पैनल ही ये बात कर रहा है कि वो जो सेंसेशनलिज्म है उससे आप फॉलोअर्स भी गेन करते हैं, मगर उससे आप समाज भी बर्बाद करते हैं। आप ज़्यादा अब ये है समाज गुफ्तगू, हाँ जी, गुफ्तगू करने की जो एक डिस्पेंसेशन होती है वो तबाह करते हैं। तो फिर इट्स अ कैच 22 फॉर अस। हम शायद वो पॉपुलिज्म, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं है बाएं बाजू के अंदर, अगर आप जमातों में रहें हमारी वो ट्रेनिंग भी नहीं, इवन तकरीर वगैरह हम उस स्टाइल में नहीं करते, बड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, पॉपुलिज्म के लिए फिर झूठ बहुत बोलना पड़ता है, ये भी आपको तैयारी करनी हाँ, शायद ये भी मसला है। लेकिन इसमें वो और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पॉलिटिक्स में आप सब जानते ही हैं कि आपको कई किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स लेफ्ट जो है ना, एज अ होल अगर आप देखें उनको बहुत उनका अनकॉम्प्रोमाइजिंग व्यू है। कोई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो क्या, नहीं हमने नहीं करना, हम नहीं खेलते। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है उसका भी रोका जाना एक बड़ा फैक्टर नहीं है? बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट मुज़म्मिल, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो एक एस्पेक्ट था, ट्रेड यूनियंस को बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया, डिसइंटीग्रेट किया गया। सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ जो एरियाज है ना, जब डिक्टेटरशिप्स में हम थे तो जहाँ से रेजिस्टेंस आती है ना डिक्टेटरशिप को, उनको बड़ा सिस्टमेटिकली तोड़ा गया। ट्रेड यूनियंस इज़ वन प्लेस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज़ अनदर प्लेस। फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज किया गया, जिसमें ऑफ कोर्स जो ज़मीर नियाज़ी साहब की किताब पढ़ लें आप, जो मीडिया था उसको किस तरह मज़ल करना है। जी जी, बड़ी मेहनत की उन्होंने। बहुत मेहनत है, बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल। इफ़त, ये मुझे याद है 2018, 19 और 20 में यू वर वेरी वोकल अबाउट योर पॉलिटिकल इशूज़, ओपिनियंस। उस पर बड़ी सिस्टमैटिक एक अब्यूज़ भी आती थी, आपके क्लिप शेयर करके लोग रिडिक्यूल करते थे। हाउ डिड यू टेक ऑल ऑफ दैट? I'll be honest, it wasn't easy in the beginning. It did affect me, especially my family, my daughter. उन्होंने कहा कि आप ये छोड़ ही दें। I mean, they were pretty upset with me कि मामा आप ये क्यों कर रही हैं? आप क्यों कर रही हैं? You're not a politician. तो it took me a while to convince them as well and get used to it. It wasn't easy at all. आपने रिग्रेट किया इस बात को कि मैं बोलूँ ही ना, इससे वो बेहतर है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है? मैंने सच रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने तई अपने ख्याल से तो सच ही बोल रही थी जितनी मुझे नॉलेज थी, और सच बोलने पे क्या रिग्रेट है। लेकिन वो दुआ जो बात कर रही हैं कि अक्सर ये इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है कि इंसान साइडलाइन हो जाता है। इट वाज एट टाइम्स, लेकिन मेरा मसला है, एक तो मेरे से चुप नहीं रहा जाता और दूसरा मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा, तो जब बोलना ही है, और अब मैं क्या करूं, मैं मशहूर हूं तो मेरा इसमें क्या कसूर है? ट्विटर पे तो सभी लिखते हैं ना। तो आप समझे, काम इन औरत बैठ के अपने घर से ट्विटर पे अपने ख्यालात ही लिख रही थी,
अब वो मशहूर है तो मशहूर हो गई। तो आपकी इंडस्ट्री में जो लोग हैं वहाँ पर बिल्कुल एक काउंटर ट्रेंड दिखाई देता है कि वो बड़ा आसानी से इस पॉपुलिज्म का शिकार वही हो वाली बात है, उस पॉपुलिज्म का इसलिए शिकार है क्योंकि एक तो नए बच्चे हैं, उसी जमाने में पैदा हुए 22-23 साल पहले जब ये अपने अरूज पे प्रोपेगेंडा जा रहा था, और सारी जिंदगी आपने यही सुना है ना कि पॉलिटिशियंस बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं। मतलब आप ड्रामों में देख लें, आप कहानियों में देख लें, आप फिल्मों में देख लें, रेप भी वही कर रहे हैं, फ्ला भी वही कर रहे हैं, कभी करप्शन कर रहे हैं, और उसी को एक इमरान खान जैसा इतना ह्यूज स्टार आके अगेन इतनी कन्विक्शन से बोलेगा तो यकीन तो आ ही जाएगा। लेकिन इफ़त पहली बार तो नहीं मलिक साहब जो बात कर रहे हैं 90s में मियाँ साहब का ये यार तब ये सोशल मीडिया नहीं था ना, वो बात थोड़ी ही देर रहती थी, थोड़े ही लोगों तक पहुंचती थी। ये जो इतना मैसिव, वी आर अडेप्टिंग टू न्यू वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। मैं वही कह रही हूँ ना कि एक लाल टैन में भी बैठ के एक नुक्कड़ में भी कोई भी इफ़त को, माहिरा को, मुजम्मिल को, इनको, तैमूर को जो दिल करता कह सकता है, और वो कह रहे हैं। ये पहले नहीं था, कम से कम कहते थे, हमें तो नहीं पता था ना, मैं साढ़े मुंह पे आके तो कोई नहीं कह सकता। अब विजिबल हो गया, अब विजिबल हो गया। तो ये हमें अडेप्ट करने में अभी बहुत सेंचुरीज लगेंगी। ठीक है मलिक साहब, एक छोटी सी बात, ये जो आप चैलेंजेस फीमेल के हवाले से बात कर रहे थे, आप इससे एग्री करेंगी, खास तौर पर ये जो आप एंकर हैं, आप बिल्कुल सही ड्रेसअप होकर बैठी हैं, फिर भी आपको सर से पांव तक डिस्कस किया जाता है, और आप अच्छा ये देखें जी, अगर कहीं आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है, रमजान के शो में कोई अच्छी इस्लामी बात कर दी है, तो जी आपने दुपट्टा ही नहीं किया हुआ तो आप कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली बात ये होती है कि औरत के हमेशा कैरेक्टर पे बात करते हैं। अब मर्दों को क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा कि तू करप्ट है, तुझे लफाफा मिलता है, हमें जो जो कहते हैं आप इमेजिन वो आपका मियाँ भी पढ़ रहा है, आपके ब्रदर इन लॉ भी पढ़ रहे हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है मलिक साहब, आपने काफ़ी अरसा मीडिया को मैनेज भी किया है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस रन की हैं। जो कंटेंट टीवी के ऊपर आ रहा है, आपको लगता है वो कंपेटिटिव है, जिस वजह से सोशल मीडिया इतना आगे चला गया कि टीवी ने अपना क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बेहतर ही नहीं किया, एजुकेशनल मटेरियल नहीं है उसके अंदर, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, साइंस के लिए कुछ नहीं है? देखिए ये फ्लॉज तो है, आपको नज़र आएंगे कि हमने कंटेंट पे क्या क्या करना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स की मैंने बात की कि हम क्रिकेट के अलावा बाकी चीज़ों को ला सकते थे, क्योंकि शो में बैठ के लड़ाई हो रही है, हम रियल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकते थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो सकती थी, जिसमें हमने लैग किया है। लेकिन अगेन मैं उसमें आपको कहूँगा हुआ क्या, ये पिछले 15 साल की जो सियासत है, इसने आपको एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ आपके लिए डिसीजन करना बड़ा मुश्किल है। आज देखिए ना अब क्या होता है, मैं शाम का शो करना चाहता हूँ कि जी आज इकानमी पे डॉक्टर साहब को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन साथ मेरा प्रोड्यूसर कहता है सर ये काम करें, आज शेरज़ल मरवन बुला लो, उन्हें पुराम वार देता ने। सर अब देखिए ना, आप इतना ज़्यादा आपके ऊपर बम्बार्डमेंट है। देखिए मैं भी यकीन माने दुआ बात कर रही थी, उसको मैं फीलिंग्स मुझे महसूस हो रही थी कि वो कितनी दुखी है कि जी मैं छोड़ देती हूँ। देखिए ना, किसी मुल्क के अंदर आप अपनी राय छोड़ दें अब्यूज़ की वजह से, गालियों की वजह से, और ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब अभी कल मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसका बच्चा गाड़ी पे बैठ के कराची के अंदर जा रहे हैं, तो आगे से रोड ख़राब थी, तो कहता है पापा ये नवाशी ने रोड ख़राब कर दी। अब उसने कहा कि मुझे उसने फौरी फ़ोन करके कहा, उसने कहा मेरे बच्चे से बात करो। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा क्या हुआ है? कहता है अंकल ये नवाशी ने रोड ख़राब कर दिया है। अच्छा फ़ोन उससे बच्चे से बंद हुआ तो मैंने उससे कहा ये क्यों कह रहा है? कहते मैं इससे पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो? उसने कहा मिस हमें बताती है कराची की सड़कें नवाशी ने खराब कर दी। हमारी जो टीचर है वो हमें बताती है। अब आप अंदाज़ा करें, देखें ना, टीचर्स इस काम में लग जाएं कि जी कि जनाब एक निजात दहिंदा दुनिया में आया है, उसने आपको और आप इस बात को सोचे भी नहीं कि आपको याद होगा अमेरिका में हमारे साबिक वज़ीर तशरीफ़ ले गए, उन्होंने ऐलान किया मैं तुर्की का, मलेशिया का और पाकिस्तान का टीवी चैनल बनाने लगा। दोनों मुल्कों ने कहा भाई आप कौन होते हैं हमारे बारे में वहाँ पे कहने वाले, भाई आपको किसने इख्तियार दिया? लेकिन ये जो पॉपुलिज्म होता है ना, देखिए साइफर से लेके जहाँ भी चले जाएं, साथ आपने सुना था ना कासिम सूरी साहब क्या कह रहे थे, आप मजहबी टच भी हो, इस्लामिक टच, यानी आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं टू गेट पॉपुलैरिटी। उसके लिए फिर झूठ सा जो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि जी ठीक है आप असूलों पे फिर नहीं रहते, फिर आपने पॉपुलैरिटी लेने के लिए हर काम करने होते हैं। ये जो आपको कई दफ़ा सियासतदान ज़मीन पे बैठ के रोटी खाते नजर आते हैं, ज़रा कभी पूछिएगा मैंने मुंतखब होने के बाद वो कभी मिले पब्लिक से? ये ऑप्टिक्स है ना सारी, जाते हुए पेट्रोल पंप पे रुक गए, वहाँ से गरीबों का हाल पूछा, साथ कैमरामैन भी होता है, हत्ता कि देखे ना हेलीकॉप्टर के अंदर आप नमाज पढ़ रहे हैं उसकी भी वीडियो बना के वायरल की जा रही है। भाई नमाज आप अपने लिए पढ़ रहे हो,
मुझे आपने नमाज दिखा के क्या लेना है? ये सारे वो टैक्टिक्स हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल मलिक साहब, लेकिन मीडिया पे अगर डिस्कोर्स बेहतर होता तो सियासतदान ये सब करते रहते। हमारा देखिए मुश्किल गाइडिंग प्रिंसिपल तो था ना एक। अब मुश्किल काम है, आपको देखे ना, आप सोशल मीडिया पे कितनी जबरदस्त बात एक बंदा लिखता है कि खान साहब को आने में बिजली 1 रुपए की होगी, ये अट्रैक्ट करती है ना, वो आपकी डायलॉग खत्म कर देता है। खान साहब आएंगे, भाई मुराद सईद की उसकी तकरीर को पकड़ के उसको जेल में डाल देना चाहिए। मेरा खान आएगा, $200 अरब लाएगा, 100 अरब IMF के मुंह पे मारेगा, लाएगी, मुंह पे मरेगी। आप लिहाजा करें ना, यानी आपने क्या कुछ किया है। आपको पता कितने हजार अरब आपके ऊपर खान साहब की हुकूमत में कर्जा चढ़ा, इंटरनेशनल कर्जा सबसे ज्यादा चढ़ा उनके दौर में। लेकिन आम आदमी से बात करके देखें जी खान कर्जों से निजात दिलाने के लिए आए थे। भाई जब आप इतना झूठ बोलेंगे, मैं नहीं कहता PMLN में खराबियां नहीं है, पीपल्स पार्टी में खराबियां नहीं है, सब में खराबियां होंगी, लेकिन आपने कभी सुना चीन को कि वो अमेरिका को ललकार रहा हो? इस वक्त दुनिया में सुपर पावर की जंग कौन लड़ रहा है? एक चीन है, एक अमेरिका है। यही है जी डॉक्टर साहब। अब कभी चीन की किसी लीडरशिप को आपने देखा कि जो बाइडन मैं डोनाल्ड लू तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मोला जट अप्रोच नहीं, ये चलती नहीं है। अब आप देखें इस वक्त खान साहब का मसला क्या है, पॉलिटिकल बात आ गई दरमियान में। खान साहब का मसला ये है कि खान साहब के लिए कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, सऊदीया बात करने को तैयार नहीं, कतर बात करने को, हालांकि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, कोई ना कोई दरमियान में आ सकता है, भाई इस टेंशन को खत्म करें, इस माहौल को बेहतर करें, लेकिन कोई गारंटी इसलिए देने को तैयार नहीं है कि आपने कैबिनेट में बैठ के हुक्मरानों को गालियां दी हैं, आप मोहम्मद बिन सलमान के उस अबाए के ऊपर जो है अपनी बयानबाजी करते रहे। यानी आप इस हद तक अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हो जाएं कि जब आप सच झूठ को मिक्स कर दें, आप क्या उस दौर में किया जा सकता है? सही। मीडिया इस वक्त आप समझे कि हॉस्टेज बना हुआ है, इस वक्त आपके ऊपर जो है वो इतना कब्जा हो चुका है सोशल मीडिया का कि आप प्रोग्राम करने लगते हैं, आपका प्रोड्यूसर कहता है सारे इस पे प्रोग्राम ना कीजिएगा। क्यों? कि जो डिबेट वहां चल रही है, वो डिबेट चल रही है, उसको यहाँ कैरी करना पड़ेगा, वरना लोग आपको गालियां देंगे। आप प्रोग्राम में सिर्फ आज इतनी सी बात करके देख लें कि जिस सियासतदानों, मैंने खातून से पूछा लिबर्टी में, ऐसे माइक उसके आगे करके, मैंने कहा जी आप बताइए कि जब उन्होंने असम्बलियों से निकलने का ऐलान किया तो मैंने कहा जी क्या खान साहब को पार्लियामेंट में जाके बैठ के किरदार अदा करना चाहिए? उन्होंने मुझे बड़ी गंदी सी माँ की गाली दी, तुम होते कौन हो खान को बताने वाले कि वो जाके असम्बली में बैठे, वो लानत भेजता है असम्बलियों के ऊपर, ये गंदी असम्बलियां हैं। तो इफ़ा साहिबा इस पे क्या व्यू है? वो तो खवातीन को कोट कर रहे हैं कि उनसे भी गालियां खा चुके हैं। ऐसा ही है, और यही तो मेरे ख्याल से खान साहब का सक्सेस है। सो इट्स नॉट जेंडर ओरिएंटेड। नो, नॉट एट ऑल। मैंने अगेन कहा कि उन्होंने मॉडल बहुत अच्छा चूज किया कि वो मर्दों का भी फेवरेट, दे वांट टू बी हिम, कि वो शहजादियां मरती थी, आज क्या बंदा है तेरी, और औरतें के हाय कितना प्यारा है। अच्छा ये इसको भी थोड़ा सा मुझे इजाजत देना, आपको इस मॉडल को भी अगर आप चेक करें, ये कहते हैं जी खान साहब बतौर स्टार बहुत पॉपुलर थे। सर 2002 का इलेक्शन आपके सामने, 97 का इलेक्शन आपके सामने है। खान साहब मियां वाली की सीट हार गए थे। उनका किम कार्डेशियन शो शुरू हो गया ना हर चैनल पे, सुबह से शाम तक ही वाज लाइव। ये जो फिल्म बनी थी ये खान साहब के ऊपर, जो वो चमेली आई थिंक, वो किस लिए बनाई गई थी? मुझे एक बात बताइए, एक फर्द आता है, वो सारी सियासत को ललकारता है, सब कुछ चोर करा दिया गया, एक को हीरो बनाया गया। बहुत प्रोजेक्शन की है इसमें। नाज़रीन गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे मेहमान मौजूद हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक और असम ये पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल आप लें क्यों नहीं, मंगाई आपके लिए। तो इसमें आपने कहा नहीं ना, बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? साफी तो खाना देख के आप बर्फी खाना, मेरा बर्फी का दिल था। असम ये पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली फिटनेस का कल्चर भी उस तरह से इसलिए नहीं है कि एक तो डायबिटीज़ में हम दुनिया में शायद नंबर 1 पर हैं, फिर हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स जो हैं उनको भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो फिटनेस का लेवल नहीं है। वो कोहली साहब जो हैं वो ना चावल खाते हैं ना रोटी खाते हैं, ये बर्गर खाते हैं सब। तो आपने ये चीज़ नोटिस की कि एथलेटिक्स में पाकिस्तान में फ़िटनेस की जो अप्रोच है पाकिस्तान में ओवरऑल तमाम स्पोर्ट्स में, वो कंपेटिटिव नहीं है दुनिया से? 100% टोटली एग्री ऑन दैट। जब आप स्पोर्ट्स ही को नहीं प्रोजेक्ट करें तो फिटनेस ट्रेनर्स, कोचेस, उनको भी काम करना ज़रूरी है ना। जिस तरह भी शुरू में बात कर रहे थे अबाउट एजुकेशन सिस्टम्स, यू हैव टू ट्रेन द टीचर्स ऑल्सो। आप चैम्पियंस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल कोचेस, ट्रेनर्स और पूरा सिस्टम नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ चैम्पियन यू हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस। उस बॉक्सेस में पेरेंट्स भी हैं, कोचेस भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और शुरू में ऑब्वियसली द प्लेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ
उसने शुरू करना है सारा सिलसिला। और वही चीज़ अब मैं तो पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ। अब जो प्रोग्राम शुरू किया मैंने 2 साल पहले अपने एस के नाम से, मेरा जो फिजिकल ट्रेनर है, हु हैज़ बीन विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो मैक्सिकन डेविस कप टीम के साथ भी रह चुका हुआ है, कजाकिस्तान के लिए भी अमेरिकन प्लेयर्स के साथ भी रह चुका हुआ है। ही हैज़ डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर अंडर 14 and 18 किड्स जो मेरे एज के हैं 25 बच्चे। मैंने किया ये है कि मैंने 4 ट्रेनर्स हायर किए हैं, उनकी जॉब ही सिर्फ ये है कि उस प्रोग्राम को फॉलो करें, उसको लर्न करें। उसमें मैं सिर्फ अपने बच्चों की ट्रेनिंग नहीं कर रहा, आई एम प्रोड्यूसिंग एक्चुअली वर्ल्ड क्लास टेनिस ट्रेनर्स ऑल्सो। हमारे पूरे पाकिस्तान में एक सर्टिफाइड टेनिस ट्रेनर नहीं है। People have to understand cricket training is totally different from tennis training. अच्छा। Gym instructor cannot teach kids how to play tennis and कौन सी physical activity tennis players के लिए specifically चाहिए। Separate muscles हैं, सारी चीज़ें, flexibility, hand-eye coordination, ये वो सारी चीज़ें। अब वो सारे करना तो नहीं चाहिए, मजाक तो नहीं चाहिए। They went for training for army, लेकिन मजाक तो वही हो रहा है ना। They never played during that time, 3-4 हफ्ते जो है क्रिकेट बैट को और क्रिकेट बॉल को हाथ नहीं लगाया उस ट्रेनिंग के अंदर। हाँ बिल्कुल। बट यू नीड टू। अब वो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ये वो वन कैन सी ऑल्सो कि मे बी बिकॉज दे वर अवे फ्रॉम द बॉल एंड द बैट एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ें लाने की जरूरत है। अब उसी कल्चर को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो डाइटरी अवेयरनेस है, क्योंकि ये बहुत सब ज़्यादा तो यार, ये जो रखा हुआ इसे तो मैं टच नहीं कर रहा। मैं यही चाह रहा था कि शाम बाकी सबको मना करें और मैं खा लूँ। आप बेशक खाएं, लेकिन आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ईद के दिन मैं वो 3-4 दिन ब्रेक लेता हूँ। अच्छा। I can't resist myself from all this food। तो कुर्बानी का गोश्त तो खाना पड़ता है, और वैसे भी मैं मुल्क से बाहर होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ईद तो मैंने बहुत मिस की हुई हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट हैड अ बेबी डॉटर अ मंथ अगो, तो और एक 1.5 साल का बेटा है मेरा। तो आई एम हियर एट होम। और अभी भी बिफोर कमिंग हियर वाइफ ही कह रही थी होती कम है, आप अभी भी जा रहे हैं शो करने ईद के ऊपर। तो ईद पे कोई बारबेक्यूज वगैरह में भी फिर पार्ट नहीं लेते आप? नहीं, किस चीज़ के अंदर बारबेक्यूज वगैरह भी नहीं होते? यार कुकिंग मुझे नहीं आती, मुझे सिर्फ आई कैन ओनली कुक एग्स। सुबह जो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट मील होता है, उसके बाद तो नहीं, मैं सिर्फ बाकी सब बेगम पे है। हाँ, फैमिली पे एंड ऑल दैट। ठीक है। दुआ आप कुकिंग में इंडल्ज करती हैं ईद के रोज़ या ऑफिस आने की वजह से बच जाती हैं उससे? नहीं, मेरा पार्ट होता है और मैं कुकिंग करती हूँ। पहले मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी, तो अगर मैं कुछ कुक करती भी थी तो वो कह देते थे नहीं हम कर लेंगे, आप अपना देखो। लेकिन बट अब ये है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी है, तो मैं ईद पे भी कुक करती हूँ। अब मैं बहुत अच्छा कुक कर लेती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा शौक भी अब है। अच्छा। तो मैं डिफरेंट रेसिपीज पहले ही देख के रखी होती हैं कि अच्छा ये भी बनाऊंगी, मटन से रिलेटेड। मतलब घर में कुकिंग और शो पे ग्रिलिंग करती हैं लोग। गुड कॉम्बिनेशन। ये आप कह सकते हैं, वैसे ऐसा है नहीं। डॉक्टर साहब, ये ईद पे मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी भी हो जाती है? आई जस्ट सपोज थोड़ी सी हो ही जाती है। हो जाती है। तो उसमें कोई है शौक पकाने का, कुछ है शौक या खाने का है? नहीं, कोई खास ना पकाने का है ना खाने का। मगर एहसान से मैं थोड़ा सा आगे हूँ, मैं अंडे भी बना लेता हूँ, मैं कॉफी भी बना लेता हूँ। अरे आप जीत गए। वो स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारियां कुछ प्रोफेसर्स लगाते हैं कि आप हमारे लिए कुछ। वो पुराने जमाने में होता था, अब तो नहीं हो रहा। अब तो स्टूडेंट जिम्मेदारियां लगाते हैं, सर को ट्रीट होनी चाहिए। तो आपका जब बैच एंड होता है, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, मैंने देखा, आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी म्यूजिकल। तो ये आपका हर बैच के साथ रेगुलर हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो जब फाइनल्स वीक आ रहा होता है, स्टूडेंट्स बड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, एग्जाम ये वो थके हुए होते हैं, तो मैं कुछ मौसीकी सुनाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। मतलब ग्रेड चाहे आप अच्छे ना दें, लेकिन एंटरटेन कर देते हैं। हंसते हंसते बुरा ग्रेड मिल जाता होता है। लोग बड़े इस पे से नाराज होते हैं कि सर आप नाराज भी नहीं हुए और ग्रेड भी इतना बुरा दे दिया। इफ़त, आप भी, मैंने तो आपकी वीडियोस देखी हैं कुकिंग का, आप स्पेशली कोई सेशन कर रहे हैं आजकल, तो उसमें क्या स्पेशलिटी है? वैसे हर दफा डिफरेंट होती है। कुछ सालों से ये अब होता है कि ईद के पहले दिन पूरी फैमिली का खाना हमारी तरफ होता है और थर्ड डे मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ होता है। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ जेठानी है, इनफैक्ट वो भी बहुत अच्छा पकाती हैं खाना, तो वो एक मुकाबला हम दोनों का रहता है कि मैं भी आज ये होता है, यू नो, सो वी put lot of effort and yeah, I'm a good cook, relatively. But ये मुझे पता है कि आप बहुत देख के डाइट अपनी चूज करती हैं, तो उस पे भी कुछ टिप्स देना हमें। Yes, I'm careful. जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बर्फी खा ली है, तो मैं आधी रोटी कम कर दूंगी अपने डिनर में से, you know. मैं तो आधी रोटी ज्यादा कर दूंगा। एंटी एजिंग सीक्रेट ये है आपका सर? एंटी एजिंग सीक्रेट्स तो बहुत सारे हैं और मैं बताती भी रहती हूँ ओपनली। पतले रहने का मेरा ये सीक्रेट जरूर है कि आई एक्सरसाइज रेगुलरली, जितनी मैं कर सकती हूँ, और खाना मैं देख के खाती हूँ।
सही सही। मलिक साहब, आप भी फिर खाने पकाने का शौक रखते हैं? कुछ खाने का तो रखते हैं, मैंने बहुत दफ़ा बहुत रेस्टोरेंट्स पे आपको देखा है। पकाने का शौक तो नहीं, ऐसे खाने का शौक जरूर है वैसे। तो ईद के रोज़ में क्या ईद के एक्टिविटी रोज होती है? कुर्बानी के गोश्त पे यकीनी बात है, खाने के उसमें कलेजी भुन के आती है ना, भुन के आ जाती है पहले। कुछ लोग फिर कसम खा लेते हैं ना कि 2-3 हफ्ते तक यही खाना है। नहीं, ये होता है कि उनका क्या पहले दिन तो खाया जाता है, उसके बाद फिर शायद नहीं, इतना हैवी होना शुरू कलेजी तो होता है। पहले दिन की डिश कलेजी तो पहले दिन। मेरे ख्याल से साल में एक दफा तभी खाई जाती है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के इसी मौके का फ़ायदा उठा लूँ। मेरी ज़ाती राय है कि कुर्बानी का गोश्त उसी रोज़ ख़त्म कर देना। मेरी भी कि आप देखें, कुर्बानी आपने की है बांटने के लिए, एग्जैक्टली, उसको फ्रिज में ले जाने के लिए अगर आपने कुर्बानी करनी है तो फिर फ़ायदा है। सर वो जो सड़क पे इतना गंद बच जाता है उसका क्या किया? सर ये देखिए, मैं एक दफ़ा ना आज़रबाईजान में एक मेरे दोस्त होते हैं, वहाँ उनकी वहीं शादी हुई। उन्होंने कहा जी कि हम सारे लोग अपने जानवर लेके स्लाटर हाउस स्टेट ने बनाया हुआ है, वहाँ चले जाते हैं बाकू में। सऊदीया में भी वहाँ से हाँ ज़बा हम करते हैं, और वो बड़ा जदीद सिस्टम वहाँ पे। वो बिल्कुल सिबत वो सारी सफाई स्टेट के लोग करके ना जो है ना वो फारग आप गोश्त लेके घर आ जाते हैं। ये मैकेनिज्म बनाया जाता है। हमारी आबादी बहुत बड़ी है, 23-24 करोड़ है, लेकिन ये कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि सड़कों पे जगह जगह महलों में फिर उससे आपको बीमारियां भी फैलती हैं। क्योंकि ये बुज़दार साहब के दौर में हमें याद है लाहौर में जो मनाजिर थे वो मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखे कभी। सही कह रहे हैं। मैं कुर्बानी की ईद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो थे मेरे ख्याल में अच्छा ये चीज़ें वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में वो कहते हैं पैसे आ जाए तो फिर सारे नखरे भी आ जाए। मतलब दूसरी प्रॉब्लम्स खत्म हो तो कोई इंसान इनकी तरफ भी सोचे। हाँ, तो अभी तो अब जैसे लोग कुर्बानी करके कुछ कंपनीज आपको गोश्त घर पहुंचा रही है। नहीं, वो सबसे बड़ी कंपनी भी पहुंचा रही है। हाँ, उनका भी रेट है पूरा। हाँ हाँ, सही। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आप। इस मर्तबा हम भी खरीद सकते हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। असम साहब, ये आपकी जो सर्विसेज हैं, पहले एज एन एथलीट और अब एज अ ट्रेनर, और इंस्पायर कर रहे हैं बहुत से लोगों को आप टेनिस की तरफ आने के लिए, क्या लगता है आपको कि 5-6 पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनको मशवरे देने हों कि कुछ स्पोर्ट्स सेक्टर पे इन्वेस्ट कर लें, सीरियस ले लें उसको, वो क्या होंगे? व्हाट टू बिगिन विद? नहीं, फोकस करें थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी। आई थिंक अगर आपने अपने मुल्क का इमेज चेंज करना है बेसिकली, फाइनेंशियली भी, आई थिंक इट्स एन अनबिलीवेबल वे कि आप फाइनेंशियली अपने मुल्क को हेल्प कर सकते हैं ये इवेंट्स कराने की वजह से। फीफा वर्ल्ड कप अब हो रहा है, ह्यूज थिंग, लेकिन लोगों को समझ नहीं आने की, उनको अवेयर करना चाहिए। स्टार्ट हैविंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है, स्पोर्ट्स के थ्रू आप पूरे मुल्क का इमेज चेंज कर सकते हैं, लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। एंड एक जो हो जिसको हम लैक कर रहे हैं अभी, जो सारी डिबेट में सुन भी रहा हूँ, पॉलिटिकल डिबेट वगैरह, जितना डिवीजन हो गया हुआ है, स्पोर्ट्स राइट नाउ आई फील इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें आप पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल। सो यू नीड टू हैव मोर इवेंट्स स्पोर्ट्स वाले, जहाँ पे मुल्क सारे बैठा हो और एक ही कॉज को सपोर्ट कर रहा हो, कोई डिफरेंसेस ना हो। लेकिन आपको सियासत से कनेक्टेड नहीं लगता कि जिस तरह यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन का इशू है, या फिर यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म था, या धमाके होना शुरू हो गए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले बात की है, श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ है, एक बड़ा पुशबैक आया उससे। अब अगर क्रिकेट होती भी है तो मनाजिर ऐसे होते हैं कि आगे पीछे हज़ारों सैकड़ों सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो साथ लेके जा रहे हैं टीम को। तो कैसे इमेज जाएगा कि इट्स बेसिकली वेरी इजी टू कंडक्ट एनी टूर्नामेंट इन दिस कंट्री? देखिए, बिहाइंड डोर्स तो वो चीज़ें आप लोगों ने करनी होंगी, वी हैव दिस नीड ऑफ द आवर आल्सो। लेकिन अभी मैं जब फुटबॉल देखने गया हूँ, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। वी वर एबल टू कंडक्ट अ प्रॉपर और अगेंस्ट अ वर्ल्ड क्लास टीम, सऊदी अरेबिया की टीम जिन्होंने अर्जेंटीना को हराया था वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो पूरी अपनी फुल फ्लैश टीम लेके आए हुए थे। उस तरह सिक्योरिटी के नहीं थे हालात। ये तो आईसीसी ने हम पे ऊपर लगाए हुए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान को अगर दे दें थोड़ी सी इजाज़त करने के लिए, हमारी इंडियन टीम आई डेविस कप खेलने के लिए भी इंडिया आया है, यू कैन इमेजिन सिक्योरिटी की क्या चीज़ें होंगी। लेकिन उस तरह का लेवल नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा आईटीएफ की तरफ से हमारे ऊपर रेगुलेशन, मतलब ये क्रिकेट स्पेसिफिक है। न्यूजीलैंड की टीम भी वापस चली गई थी, मुझे याद है। हाँ, वो क्रिकेट स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह को शुरू करेंगे और दिखाएंगे, इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं खेलने के लिए, तो ये चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड फॉर मी स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, मूवीज़ जो हैं, थिएटर, दैट्स द वे जिसमें आप पूरे मुल्क को जो ना एक कौम की तरह जो है ना लेके आगे चल सकते हैं। वो चीज़ें करनी चाहिए। नहीं, दैट्स द ओनली वे राइट नाउ आप मुल्क को इकट्ठा कर सकते हैं ऑन वन प्लेटफॉर्म। अभी तो बहुत डिवीजन है, जिस तरह हम सुन भी रहा हूँ मैं। तो स्पोर्ट्स इज द ओनली। अभी क्रिकेट की बात कर लें, अब अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है लेट्स से, तो
पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा ना। दैट्स वेरी पॉजिटिव ऑफ यू टू से बाय द वे कि पाकिस्तान पॉजिटिव रहना चाहिए भाई लाइफ में, यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। बात सिर्फ ये है, चीजें आती हैं, नेगेटिव्स होती हैं, इंस्पिरेशन लेनी चीजें होती हैं, गलत लोग करते रहेंगे, नेगेटिव चीजें करते रहेंगे, तो उसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव लोग अपनी चीजें बंद कर दें। ठीक है, दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड मेरे ख्याल से। दुआ, मीडिया इंडस्ट्री के बारे में जो कंटेंट हम बना रहे हैं, जो सारी बहस हुई है आज हमारी, क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट अगर रेगुलराइज कर भी रही है इसको, तो सहाफ़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बेहतर करें डिस्कोर्स को टीवी पे? बेसिकली सहाफ़ी का मकसद ही है ना कि आप जिस तरह अभी इफ़त साहिबा भी बात करी थी कि वो अपने तरीके से एक ऑनेस्ट बात कर रही हैं, अगर उस पर कोई बैकलैश आता है तो वो उनका लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी ऑनेस्टी में खबर दी, जो भी उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बिल्कुल। तो इसीलिए सहाफ़ी अगर ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉज उस पर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं वो जो काली भेड़ों का जिक्र हुआ ना, तो हर जगह पर है ना ये काली भेड़ें, तो जो कोई इस तरह का रोल अदा करता है तो डेफिनेटली ये उनके लिए। और वो एहसाम वाली बात बड़ी अच्छी, हम एक्चुअली इस मीडिया में आकर भी, और जो इस तरह का अब जो एक तरह का माहौल चल रहा है, हम बड़े ना नेगेटिव हो गए हैं, हम पॉजिटिव को भी नेगेटिव समझते हैं। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ में भी ना कुछ पॉजिटिव होता है, हमें उसको तलाश करना चाहिए। और ये जो मीडियम है, टीवी, चाहे वो ड्रामा है, थिएटर है, फिल्म है, न्यूज़ है, हम लोगों में पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। अभी नसरुल्लाह साहब कह रहे थे ना कि हमें प्रोड्यूसर ये कह देता है कि सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है। अनफॉर्चुनेटली जब तक शो में लड़ाई नहीं होगी, एक ऐसी खबर नहीं होगी जिसमें गालम गलोच है या एक दूसरे को उन्होंने बहुत बुरा कहा, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो हम वही टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। हम कभी ये नहीं दिखाएंगे कि पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, केपी में अच्छा काम हो रहा है, हम वहां से ढूंढ रहे होते हैं कि नेगेटिव चीज क्या है, क्योंकि भाई यही बिकनी है। तो इस माइंडसेट को बेसिकली मुझे लगता है बदलने की जरूरत है। क्रक्स ये है कि पॉपुलर काम को छोड़ें, जो सही काम है जी वो करें। बिल्कुल उसकी तरफ देखें। डॉक्टर साहब, ये आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? क्योंकि HEC का अभी मैंने देखा 60 अरब से 25 अरब का बजट हो गया, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। लास्ट गवर्नमेंट में एक दिन में मल्टीपल जो है वो लाइसेंसेस यूनिवर्सिटीज़ को मिल जाते हैं कि आप नहीं बनाएं, वो कोई रेगुलेशन नहीं होती। कैसे बेहतर करें पाकिस्तान के एकेडमिक फ्रेमवर्क को? यू नो, आई थिंक हम इस पूरे प्रोग्राम में सोशल मीडिया पे बात करते रहे कि उसके कितने मनफी असरात हमें नज़र आते हैं, मगर ये इतना पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि आपने क्या लेना है उसमें से, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हुकूमत ऐसी चीज़ें तैयार करे जो कि एजुकेशनल है और सोशल मीडिया पर हैं, तो आप काफ़ी सारा डिस्कोर्स चेंज कर सकते हैं। मतलब है ट्रेडिशनल एजुकेशन के स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आपने पढ़ा होगा कि सब कहते हैं IT टेक्नोलॉजी इज़ द ग्रेट डिस्ट्रप्टर, और बहुत सारे IT के लोग तो ये भी कहते हैं यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं, विच इज़ रबिश। बट खैर, पॉइंट ये है कि इट कैन सप्लीमेंट कि यूनिवर्सिटीज के, जिस तरह मैंने भी कुछ कोशिश की है, मगर ये अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी की सीरीज, मतलब आई डिस्कवर्ड दैट ऑन PTV, राइट? जी, दैट्स राइट। मगर वो तो एक इंडिविजुअल की कोशिश थी। अगर हुकूमत इस तरह से करे कि पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स को ले, और जिस तरह और एक्साइटिंग तरीके से, कोई मुजम्मिल से सीखें कि कैसे आपने उसको एक्साइटिंग करना है, ऑडियंस को ग्रैब करना है, यू कैन रियली एजुकेट मिलियंस फॉर फ्री, क्योंकि बच्चे सारे फ़ोन पे तो लगे हुए हैं। बस आप अच्छा देखें, आपने शायद खुद भी देखा होगा कि वो जो नील डिग्रास जैसे लोग हैं, और जैसे वो एक वेरासियम एक प्रोग्राम है, अमेजिंग, वो लेटेस्ट साइंस आपको सिखाते हैं, इतना दिलचस्प करते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप छोड़े। हमारा मीडिया तो साइंस दुश्मन है, हमारा माशरा भी साइंस दुश्मन है, और मेरे ख्याल से तो इस मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी लगनी चाहिए। इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन, और बात ये है कि ये सब कुछ आपको YouTube पे मैसर है, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स टू स्टैनफोर्ड, मगर वो अंग्रेजी में, उर्दू में भी है। देयर सो मेनी पीपल आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क, लेकिन हमारे अभी भी ऑडियंस हो टिकटॉक की बकवास में है, चाहत अली यहाँ का मेगा स्टार बन जाता है। सो हमारी तालीम सारी चीज़ें छोड़ के इमरजेंसी लगनी चाहिए हर बच्चे को। आपको टीचर्स ऐसे देने पड़ेंगे, उनकी तनख्वाहें ज्यादा करनी पड़ेंगी, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट ये आके कर गई। अभी तो 60% बजट कम किया है HEC मत, तो बस फिर ऐसा ही हाल रहेगा, फिर ऐसा ही हाल रहेगा, इससे भी खराब हो सकता है। मत फिर आप ये ना कहें वो इंडिया कहाँ जा रहा है, इंडिया तो फिर जा रहा है। और अपना जो आपका एक फील्ड है जिसमें मूवीज या ड्रामास बनते हैं, उसको टॉलरेट क्यों नहीं करते? डिमांड एंड सप्लाई पे खेल रहे हैं लोग। कोई
कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई सबलिमियन कोई मैसेजिंग नहीं होती हमारे शोज में। आप गोरा देखें, वो अगर पानी की कमी हो रही है तो वो अपने हर शो में थोड़ा थोड़ा डालता है, इंडिया मैसेजिंग कर रहा है। हम सिर्फ ये बताते हैं बुरी सास कौन है, अच्छी सास कौन है, बुरी बहू कौन है और अच्छी बहू कौन है। हम ब्लैक एंड वाइट दिखा दिखा के हमने एक कोकेन पे लगा दिया अपने माशरे को, और वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड जो सेठ है उसने कमाना है, वो शोज भी आपकी लड़ाई वाले कराएंगे यहाँ पे, उनको तो रिटर्न चाहिए। वो ड्रामे भी वो बनाएंगे जो कि कोई घर में बैठ के औरत देख रही है। इफ़त, आपने वो एक प्रोग्राम देखा था जो गोरो ने किया था और उसको इतने अवार्ड मिले जिसकी कोई हद नहीं। इट्स कॉल्ड सेसमी स्ट्रीट। या इट वाज एजुकेशनल, ऑल एंटरटेनिंग भी था, एजुकेशनल भी था, और बच्चे सारे हुक्ड होते थे वो सेसमी स्ट्रीट जरूर। लेकिन हमारे जमाने में ये हाथ में ये चीज नहीं थी ना। आप ये भी सोचे तब सब भी पीटीवी डोमिनेट कर जाएगा। अब वो देखे ना, मेरी बेटी वहां बैठी है, लगी हुई है, फोन देख रही है अपना। अब अगर उसको मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने बच्चों को वो क्वेश्चनिंग माइंड्स बनाने हैं कि वो जब ये हाथ में लेके बैठे तो उन्हें नील डिग्रास का पता हो, वो जाके देखें। ये बात। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मलिक साहब, ये आपने पोलराइजेशन की बात की, जो पॉलिटिकल डिवाइड है माशरे में, अब अगर गवर्नमेंट उसका ये हल निकालती है कि गिरफ्तारियां हो जाएं या पर्चे हो जाएं तो उस पर भी उनको मज़ीद सिंपैथी मिलती है, फिर सोल्यूशन क्या है? ये जो डिवीजन क्रिएट हो गई है, किसने ख़त्म करनी है? देखो, जो इंसानों के माशरे होते हैं ना, मेरी सोच है वो किसी गवर्नेंस मॉडल के तहत चलते हैं, शुतर बेमार कभी नहीं होते। Exactly. मसला ये है कि जब ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैडम इफ़त बात कर रही हैं कि ठीक है जी, पिक एंड चूज़ दें लोगों को, जिसका पसंद करते हैं देखें, ये दुनिया में कभी नहीं होता। ये तो फिर ऐसा ही मिसाल है ना कि कुएं के अंदर आप एक शख्स गंदा पानी फेंक रहा है, मैडम इफ़त उसमें से डोल निकाल के पानी साफ़ करने की कोशिश कर रही है, सर्कल चलता रहेगा फॉरएवर। ये कभी नहीं होगा, रुकेगा, पानी साफ़ कभी नहीं होगा। उसका तरीकाकार ये होता है कि जो गवर्नेंस के मॉडल होते हैं वो गंदे पानी फेंकने वाले को रोकते हैं, साफ पानी वाले निकालने वाले को अपना काम करने देते हैं, तो सोसाइटी बेहतर हो जाती है। मैं नहीं कहता लोगों को जेलों में डालें, मैं नहीं कहता लोगों को गिरफ्तार करें, कम से कम इतना ज़रूर करें कि अगर कोई फेक न्यूज़ सोसाइटी को तबाह कर रही है, अगर कोई गलत खबर किसी इदारे को तबाह कर रही है, अगर गलत खबर किसी की किरदार कुशी कर रही है, किसी की सोसाइटी के अंदर उसका रास्ता रोकने के लिए आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको आपको रोकना पड़ेगा। अच्छा, फिर अच्छा काम हो सकता है। ये कभी दुनिया में नहीं होता। देख रहे हैं यूके में, अब कितनी मज़ेदार बात है, शायद आप चारों के लिए, तो आपको तो पता होगा, आपको भी पता होगा, हमारे चैनल्स यूके और यूएस और यूएई की बीम पे अलग कंटेंट भेजते हैं, पाकिस्तानी चैनल। क्यों? अगर वहाँ खुदा ना खास्ता ये बात चली गई तो हमें वहाँ फाइन हो जाएगा, और अक्सर हुए भी हैं। वहाँ की बीम अलग है, यानी वहाँ का हम सेटेलाइट रूट अलग इस्तेमाल करते हैं। वेरी केयरफुल देयर। अच्छा, चाइना ने टिकटॉक के साथ भी ये किया। जी सर, कि वो यहाँ जो टिकटॉक चलता है वो और है, और चाइना में जो टिकटॉक चलता है वो और है। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि दूसरी बात के इन तमाम मुश्किलों का हल सिर्फ ये है कि लॉ शुड बी लॉ। अब उसमें मेरी मर्जी तेरी मर्जी का लॉ नहीं होता। एक लॉ है जो कि अगर, आई एम सॉरी लोग कहेंगे कि अगेन पॉलिटिक्स, जो नवाज शरीफ के लिए लॉ था ना, वो फिर इमरान के लिए भी वही होना है। उसमें मेरा आज ये दिल कर रहा है, नहीं हो सकता। सही गलत लॉ में has to be one। देखना, हमारे मीडिया के दोस्त में एक टॉक शो में बैठा तो मैंने सिर्फ इतनी बात कही, मैंने कहा जी अगर मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं कि उसने ये 10 अरब रुपए की रिश्वत ली है तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ये लेटर है, ये इंक्वायरी है। अब उसमें जो मेरे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे सीनियर एंकर हैं, उन्होंने कहा ये मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से सुन रहा हूँ ये बात कर रहे हैं, वो मैं हैरान हूँ और मैं अब स्पीचलेस हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये आज़ादी छीन रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी आज़ादी छीनने वाली बात है भाई? आपने मेरी ऐसी तैसी कर दी। आप तसव्वुर कीजिए इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है। मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा कि उसने 5000 अरब रुपए पाकिस्तान से उठा के इंडिया के बैंक में ट्रांसफर कर। जी जी, वो काफी ट्रेंडिंग था और इस पर टॉक शो होते रहे। इस पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, 3 दिन बाद उन लोगों ने कहा यार खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे पोस्ट बनाई बहुत स्ट्रांग होती है ना। मैं कहता हूँ देखिए मसला क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें फाइलें दिखाई जाती है, आपको नहीं फाइलें दिखाई जाती, मुझे नहीं फाइल दिखाई जाती। वो मुझे तो अल्लाह ने सेंस दिया है ना कि एक बंदा कहता है डॉक्टर साहब ने जनाब ये शर्ट नीली पहनी, मैं को नहीं भाई रेड पहनी है। इसका ये मतलब नहीं वही बोल दे जाके। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं वही बोल दे। ठीक है, कन्वर्सेशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया।
और नसरुल्लाह मैंने जाके घर अभी काम आपने भी में जाना या तो मलिक साहब आपका, विफा साहिबा आपका, डॉक्टर साहब आपका, दुआ साहिबा आपका और असाम भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम दिया आपने। नाज़रीन आपने प्रोग्राम जो देखा, क्रक्स अगर इसका मैं निकालूँ तो वो ये है कि एक तो एजुकेशनल इमरजेंसी हमें चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इमरजेंसी बेसिस के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है इसने माशरे को खासा डिवाइड कर दिया, इसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आपकी बाकी की ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।